स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और अब कहानी कुर्सी की शुरुआत हम करते हैं एक खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, और कल शाम को उनकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस दौरान वो प्रधानमंत्री को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता दे सकते हैं, ऐसी खबर है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले साल 15 से लेकर के 24 जनवरी के बीच किसी दिन विधिवत तौर पर मंदिर में पूजन और दर्शन सब शुरू हो जाएगा। मोदी और योगी की यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरे देश के अंदर एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरगर्मी तेज है। लोगों में ये सवाल है, हमारे मन में भी ये सवाल है कि भाई ये एक देश एक चुनाव क्या इसी बार से लागू करने वाले हैं मोदी जी? इसी साल चुनाव हो जाएंगे क्या? चुनाव लोकसभा का जल्दी हो जाएगा क्या? अब सवाल यह है, इसको राम मंदिर से जोड़ करके देखिए कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो लोकसभा के चुनाव से पहले तो होना तय है, लेकिन क्या उसका इस वन नेशन वन इलेक्शन से भी कोई लेना देना है? कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या इस पर भी बात हो सकती है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है और तेजी के साथ कराया जाए, उसका जल्द उद्घाटन हो जाए, जल्द वहां पर पूजन दर्शन शुरू हो जाए, ताकि लोकसभा चुनाव भी जल्दी कराए जा सके? क्योंकि लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि अगर इस साल इलेक्शन करा लेंगे मोदी जी लोकसभा का, तो फिर क्या फायदा उनको होगा? राम मंदिर का जो वैभव है वो तो लोगों को देखेगा जनवरी के महीने में, तो उसका श्रेय लिए बगैर बीजेपी क्यों चुनाव में जाना चाहेगी? तो क्या राम मंदिर के निर्माण को तेज करने के लिए कोई निर्देश मोदी जी देने वाले हैं कि उसको भी पहले वो काज हो जाए और उसके बाद फिर चुनाव भी जल्दी करा ली जाए? ये सारे मुद्दे जो है अभी भी चल रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। कैसे देखते हैं आप इस सारी चर्चा को? क्या राम मंदिर और जल्दी जो है उसका निर्माण कराने की कोई बात आपको समझ में आती है? नहीं, मुझे जितनी जानकारी है और जितनी समझ है, राम मंदिर का निर्माण कार्य अपनी जितनी तेज गति हो सकती है उससे हो रहा है। अगर सामान्य गति से होता तो 2024 दिसंबर के बाद उसका लोकार्पण उद्घाटन हो पाता। ये तेजी से ही हुआ है, इसीलिए जनवरी में ये हो जाएगा। दिसंबर में लगभग इसका काम हो जाएगा। पहले चरण का जो एक्सटेंडेड मंदिर की जो दूसरी चीजें हैं वो उसके बाद बनेगी, इसीलिए जनवरी की तारीख तय की गई। और मुझे जो लगता है, चूंकि अभी तक जहां तक काम पहुंचा है, पहले तल का काम शुरू हो चुका है, अब क्या कुछ वहां हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में बताने के लिए शायद अयोध्या के अधिकारियों के साथ, और आप अगर देखिए तो राम मंदिर के साथ सिर्फ इतना भर नहीं कि राम मंदिर बन रहा है, वहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां का रेलवे स्टेशन है, वहां दुनिया के लगभग सभी दूतावास अपने लिए जमीन चाह रहे हैं, आश्रम अखाड़े जमीन चाह रहे हैं। वो नया शहर कैसा होगा उसको लेकर मुझे लगता है कि योगी जी उसमें तो और समय लग सकता है, लेकिन ये तो जो कार्यक्रम जनवरी के लिए रखा गया था और गृहमंत्री ने बताया था कि जनवरी के अंदर हम भव्य राम मंदिर का शुभारंभ कर देंगे, वो तारीख क्या थोड़ी प्रीपोन की जा सकती है कि भाई, क्योंकि सब में, फिर मैं कह रहा हूं, सब कयास ही है कि चुनाव भी जल्दी करा लें और मंदिर के उद्घाटन की तिथि भी नजदीक आ जाए, तो वो काम भी पूरा हो जाए, उसके बाद आप चुनाव करा लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी पर चलते हुए। देखिए, अभी मैं भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने साफ कर दिया कि प्रीपोन नहीं होंगे इलेक्शन। मंत्री की बात पे भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत बड़े पदाधिकारी से मेरी बात हुई 2-4 दिन पहले ही। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इसी तरह से रहेगा जो हो रहा है, जो त्रिपाठी जी ने भी जिसका जिक्र किया 15 जनवरी, आपने भी जिसका जिक्र किया 15 से 24 जनवरी, ये जो भी डेट होगी उस पर। और मंदिर का कार्य जो चल रहा है वो तेजी से चल रहा है, रफ्तार से चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है योगी जी यहाँ आ रहे हैं तो वो अपडेट के लिए शायद आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के पूरे ऑफिसर्स को भी वहाँ ला रहे हैं। तो अयोध्या में क्या काम चल रहा है डेवलपमेंट पर, मंदिर पे क्या काम चल रहा है, ये सब। और ऐसा नहीं होगा कि सरकार अच्छा मंदिर परसों, चुनाव परसों करना है तो कल इसको करवा दे, ऐसा इस सरकार के कामकाज में नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उस रफ्तार को दोनों को कैसे सामंजस्य बनाया जाए और कैसे किया जा सकता है, ये होगा। अपडेट के लिए वो वहाँ आ रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए योगी जी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनसे चर्चा करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कोई हो रहा कि नहीं आप कल इलेक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ऐसी संभावना नहीं है। हम लोग बहुत थोड़ा जल्दी में वन नेशन वन इलेक्शन में, सरकार से भी ज्यादा। नहीं, मैं अरे सर, सरकार क्यों ना हो जल्दी है, मुझे बताइए। कमेटी आपने बना दी, लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के लिए मुलाकात हो गई है कोविंद साहब के साथ, जो मुझे उस कमेटी के बनने के बाद ही लग रहा है कि अब अभी तुरंत इलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कमेटी बनने का मतलब हुआ ना कि आप पब्लिक से फीडबैक लेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, समझेंगे। इतनी बड़ी कमेटी बनी है, अगर पार्लियामेंट में लाना होता तो सीधे सीधे लाके खत्म कर देते, वहीं पर चर्चा कराते, वहीं पर आगे बात करा लेते।
नहीं, अभी विजय जी ने कहा ना कि अब नहीं होगा लोकसभा का चुनाव मतलब जल्दी। प्रीपोन इलेक्शन तो नहीं होना है, ये पहले से है, लेकिन जब सरकार ने खुद ने कह दिया, मतलब मैं तो इसमें तय करने वाला नहीं हूं ना, सरकार के मंत्री कह रहे हो कि नहीं होने वाला है, तो इसमें साफ है कि कोई और संभावना भी कोई नहीं लगती। मतलब यदि हम उसको देखें तो कोई संभावना मुझे प्रीपोन इलेक्शन की नहीं लग रही। नहीं, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी की इसको लेकर के जो बातें कह रही है उसमें भी दुविधा बड़ी साफ साफ नजर आती है। दो बयान हैं हमारे पास। अधीर रंजन चौधरी, जिनका नाम इस कमेटी के अंदर डाला गया था और उन्होंने कहा अपने आप को हटा लिया बाहर कि मैं इस कमेटी में नहीं रहूंगा, और उसके बाद जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर अपनी बात रखी है अपनी पार्टी की तरफ से। ये दोनों बयान आप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। 31 तारीख रात 11 बजे मेरे फोन पे नहीं, मेरी ऑफिस की हमारे सेक्रेटरी की फोन पे एक कॉल आई प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी का। उनसे मेरा जान पहचाना इसलिए कि मैं कभी कभी पीएम साहब के दफ्तर जाते हैं सीबीआई की डायरेक्टर चयन करने या सीबीसी की चयन करने, तो जान पहचान जरूर है। तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप सर, मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा इतने रात आपने फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का कुछ बात कहना है क्या? कहते कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे जानकारी देने के लिए और आपकी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा कहिए। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये इस कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने। वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है। समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है जरूरी। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। अब जो दोनों बातें अभी आपने सुनी, अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि मुझे फोन आया प्रिंसिपल सेक्रेटरी का प्रधानमंत्री के और कहा आप कमेटी में होंगे, मैंने कागज मांगे, बाद में खैर उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारे जो नेता हैं पार्लियामेंट में वो तो राज्यसभा में हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब को आपने कमेटी में रखा नहीं। ऐसा करके वो अधीर रंजन चौधरी जी का कद खुद ही थोड़ा छोटा बता रहे हैं। बहरहाल अब जो बात जयराम रमेश कह रहे हैं कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन तो कोई असंभव बात नहीं है। संविधान संशोधन तो हमारे यहाँ न जाने कितने हो चुके हैं, 125 संविधान संशोधन ही हुए हैं। फिर वो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये संविधान संशोधन के लिए आम सहमति बनानी पड़ती है। ये भी गलत बात है। आम सहमति की आवश्यकता तो किसी के लिए नहीं है। आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। मैं इसमें दूसरी बात कह रहा हूँ, किस किस्म की मेजॉरिटी होगी वो अलग बात है। चाहिए या 2/3 सहमति चाहिए या स्टेट की सब चीजें चाहिए, वो तो होगा ही ना। उसमें से सरकार कुछ कर नहीं सकती, जिसकी जरूरत होगी। और ये कहना कि वो सरकार ने तय कर लिया, जब कमेटी बनाई है तो उससे कोई मैंडेट तो दिया होगा ना कि भाई इस पर आपको, और उसमें बहुत साफ बात लिखी है, आपने देखा है उसको टर्म्स एंड रेफरेंसेस में सब चीजें लिखी है कि भाई आप देखिए कि क्या संविधान संशोधन करने होंगे, उन संशोधनों को कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, ये सब उसमें साफ साफ तौर पर है कि जो कमेटी बनाई गई है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, ये कमेटी इसलिए नहीं है कि आप देखिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। वो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये कह रहे हैं कि लागू तो करना है, आप बताइए कैसे लागू। उस कमेटी के पास मैंडेट ये नहीं है ना कि वो वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। पहली बात ये समझ लीजिए, उस कमेटी के पास ये मैंडेट है नहीं। वो ये सुझाव दे रही है कि आपको ये कि क्या इसका मैंडेट है, क्या कमेटी के पास मेजॉरिटी लगेगी। वो कमेटी की रिपोर्ट जानी ही पार्लियामेंट में है, देखिए, है ना। तो बिना पार्लियामेंट के वो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी फैसला है सरकार का, वो नहीं होगा। और पार्लियामेंट में सब लोग बैठे हुए हैं, अधीर रंजन साहब भी बैठे हैं, जयराम खड़गे साहब तो कह रहे हैं डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं मोदी जी, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। किस तरह से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। खुद कहा पार्लियामेंट में होगा, बिना पार्लियामेंट के ये कुछ भी नहीं हो सकता। इसको मैं आपको साफ कर दूं। और कंपनी को मैंडेट ये दिया ही नहीं गया कि कंपनी ये जो
कमेटी है वो मैंडेट दे देगी और अब तय हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। और मैं समझता हूँ अधीर रंजन साहब का अब ये बात बहुत स्पष्ट बयान आया, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मतलब भी प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने साफ साफ कर दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि कोविंद साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी बन रही है, इसका मैंडेट ये है, ये काम है। ये सारी बातें सरकार ने कमेटी को जग जाहिर करने से पहले अधीर रंजन साहब को बताई जब उनको मेंबर बना रहे थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर अधीर रंजन साहब कहाँ से मेंबर हैं? वो लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, और ये पूरा का पूरा वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है। यदि खरगे साहब को रखते तो आप कहते ये तो राज्यसभा में उनका इलेक्शन से लेना देना नहीं है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि कांग्रेस की दुविधा यह है कि खरगे साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो अब ये नहीं समझते कि भाई खरगे साहब के बजाय अधीर रंजन। ये आपने महीन बात बताई कि क्यों खरगे साहब को नहीं रखा गया, क्यों इसमें अधीर रंजन चौधरी को रखा गया। भाई आप क्योंकि चुनाव से जुड़ा मामला है, से जुड़ा, तो जो हमारा जो हाउस इलेक्ट होकर के आता है, जहां चुन करके प्रतिनिधि आते हैं, ये सारा जुड़ा हुआ उनसे है ना मसला। ठीक बात है, ठीक बात। नहीं, लेकिन अब इसको सब जो खड़गे साहब ने कहा कि भाई डिक्टेटरशिप आ जाएगी, और जो कह रहे हैं जयराम रमेश साहब की असंभव है, ये काम तो हो ही नहीं सकता। नहीं, असंभव तो कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर भी लगता था, असंभव तो कांग्रेस पार्टी को 370 भी लगता था, असंभव कर देना है इसलिए शाहबानो कर दिया था। तो कांग्रेस तो जो संभव चीजें होती हैं उसको भी असंभव बना देती है। कहते हैं ना कि असंभव को संभव करने वाले अलग लोग होते हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास यही रहा है। असली बात क्या है? असली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं। असली संकट यहां है। इस देश में, मतलब दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की डेमोक्रेसी होती है तो एक साथ चुनाव हो जाए तो बड़ा अच्छा, उससे सुंदर क्या होगा। यहां भी होता था, हमारे यहां क्लियर कट मैंडेट आने बंद हो गए तो भैया चुनाव समय समय पे गड़बड़ हो गया, सारा जो इंटरवल बदल गया। अब सवाल यह है कि अगर एक ऐसा सुझाव आ रहा है तो उस पर बात करने के लिए ओपन नहीं है देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। यह सबसे खतरनाक है। दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यह डिक्टेटरशिप है कि हम अपने टर्म्स डिक्टेट करेंगे कि कैसे लोकतंत्र चलना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में जाके कुछ कुछ बोल के आए थे, यूनियन को, यूरोपीय यूनियन की तरह भारत के यूनियन ऑफ स्टेट्स को कह रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि इससे यूनियन ऑफ स्टेट्स पे हमला हो जाएगा। तो भैया आप पहले समझ लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, संघवाद क्या है, और उस संघवाद में केंद्र सरकार की और भारत की संसद की भूमिका क्या होती है। अधीर रंजन चौधरी के बयान से स्पष्ट हो गया, इस सरकार ने संवैधानिक दायरे और लोकतांत्रिक परंपरा का पूरा निर्वहन किया है। अधीर रंजन चौधरी अब स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं अपनी पार्टी के दबाव में। अब सवाल यह है जो लोगों के मन में होगा कि कांग्रेस पार्टी को या और विपक्षी दलों को खतरा क्या है, क्यों इसके खिलाफ हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के? भाई चुनाव ही होगा ना। देखिए आप क्यों ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव सारे एक साथ हो जाएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा? सौरभ जी, बात बहुत साफ है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन यदि हो जाता है, साथ साथ हो जाता है, तो ये जो तथाकथित इंडिया का जो कुनबा है ना, उसको बिखरने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये सारे एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर के खड़े मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उपज हैं, वो कांग्रेस को पराजित करके खड़ी हुई हैं, और कांग्रेस वहाँ अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। कांग्रेस ने वहाँ लगभग आत्मसमर्पण कर दिया है। तो जो हाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ टकराव कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव कर रही है। तो ऐसे में जो ये इंडिया का कुनबा है, आप सोचिए कि बंगाल में क्या तीनों साथ रह पाएंगे, तमिलनाडु में क्या साथ रह पाएंगे, क्या महाराष्ट्र में साथ रह पाएंगे, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ लड़ पाएगी, दिल्ली में लड़ पाएगी? तो नतीजा क्या कांग्रेस पार्टी और ये सारे एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर के खड़े नहीं रहेंगे? एक बात है, यही कारण है कि इनको डर है। दूसरी बात ये कहना कि नहीं होगा, आप देखिए आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि लोग कहता है कि अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इतना हाई बैंडविड्थ है हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन हाईवेज हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है। तो जब हम 52 में चुनाव लड़ सकते थे, साथ साथ कर सकते थे, दूसरा इलेक्शन हुआ उस समय भी विधानसभाएं साथ साथ थी, तो आज हम करवा नहीं सकते हैं। ये तो अपने आप में त्रुटिपूर्ण बात है, आप में गलत बात है, लॉजिस्टिकल बात है। ये तो खैर ये तो आगे की कर सकता है। तीसरी बात जो संभावना व्यक्त की जा रही थी, मान लेते हैं कि विधानसभाओं का बीच में भी भंग हो जाता है,
तो जैसे आप उपचुनाव करते हैं, खाली समय, आप खाली जो समय होता है उसके लिए, जो बचे हुए समय होता है उसके लिए करते हैं, तो आप विधानसभा का चुनाव वैसे ही कर दीजिए, ताकि वो यही सब सुझाव देना है उस कमेटी को। लेकिन आपके पास एक थॉट आया, इंटरेस्टिंग बात है, आपने कहा बिखर जाएगा ये इंडिया अलायंस। फर्ज कीजिए, मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है बंगाल के अंदर, नहीं या एक और इसके बता दें, इसके एक बड़े बहुत महत्वपूर्ण परिणाम आएंगे। मैं इसको देखिए, इससे होगा क्या कि इस देश में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका वजूद पहले से बेहतर होगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी बेहतर करेगी आने वाले दिनों में। मैं कह रहा हूं सर, कैसे अगर मान लीजिए अभी सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं, माने फॉर एग्जांपल बंगाल में ये सूरत आ जाए कि लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ है, तो आप क्या प्रचार करेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या प्रचार करेगी? यही बता रहा हूं कि भाई विधानसभा में तो हम लोग साथ साथ इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी के, और लोकसभा में लेकिन हम साथ साथ हैं। यही मैं कह रहा हूं सौरभ, इसमें दो तीन दुविधाएं मैं समझाऊं आपको बात। पहली बात तो ये समझना चाहिए, जो अभी जिक्र किया हमने कि 1952 से 67 तक हम लोग एक तरह से चुनाव लड़ रहे थे, साथ साथ चुनाव लड़े हमने, और उसके बाद नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि 67 से 1966 से 76 तक 10 साल में 39 बार कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया राज्यों में, तो उससे विधानसभाओं का सारा सिस्टम बिगड़ गया। पहली बात, कार्यकाल का 10 साल में 39 बार, 39 राज्यों में, ठीक है, मतलब 39 बार ये हुआ, उससे विधानसभाओं का। फिर 70 में आपने लोकसभा को भंग की, तो वो उस सब ने मिलके इस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जो वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था। पहली बात। दूसरी बात, एक स्टडी है जिससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को या और पार्टियों को संकट लगता है, वो ये है कि यदि नेशनल इलेक्शन, मतलब लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते हैं, या जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, वहाँ 77% वोटर आमतौर पर एक ही पार्टी को वोट देता है, एक ही पार्टी को। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को देता है। यदि वो उड़ीसा है तो उड़ीसा में वो लोकसभा में भी बीजेडी को देगा और विधानसभा में भी देगा, वो किसी भी पार्टी, मतलब मैं एक एग्जांपल में भी ऐसे ही हुआ, ऐसा हो सकता है। तीसरा संकट जो है वो ये है कि अभी तो हमने मिला लिया इंडिया का गठबंधन, तो सबको विरोध मतभेद सब खत्म कर लिए, लेकिन लोकसभा विधानसभा साथ होगा तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि अभी लोकसभा के लिए तो कर लिया मोदी के खिलाफ, लोकसभा के लिए, विधानसभा में तो वो साथ साथ नहीं चल। आज मजबूरी है, मुझे रुकना पड़ेगा, और आज हमारा एक कहानी कुर्सी का कार्यक्रम जो है उसका थोड़ा समय भी कम है, क्योंकि हमें बात आज क्रिकेट की भी करनी है। तो पहले तो मैं धन्यवाद करूं अपने मेहमानों का, संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।